रीट की तैयारी को समर्पित जितने भी जो अभ्यर्थी हैं उनका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत। रीट सामाजिक ज्ञान का द्वितीय टेस्ट पेपर आज आपके समक्ष प्रस्तुत है और इससे पहले का टेस्ट पेपर अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर अवश्य देखें। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न आपके पाठ्यक्रम की 12 इकाइयों से बिंदुवार लिए गए हैं और प्रश्न पत्र को बहुत बारीकी से देखें क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपकी तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रत्येक प्रश्न को हल करते समय आप हैं प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक देखना है और उसके उत्तर हैं उनको भी ध्यानपूर्वक खोजना है और वीडियो के अंत में आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप ज़रूर बताएंगे कि आपके 60 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में पूछा है कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। बालाथल सभ्यता का उत्खनन सन 1993 में डॉक्टर वी.एन. मिश्रा के नेतृत्व में हुआ। कालीबंगा सभ्यता में दीवारें ईंटों से बनती थी और इन्हें मिट्टी गारे से जोड़ा जाता था। तीसरे ऑप्शन में है धार्मिक प्रमाण के रूप में अग्निवेदियों के साक्ष्य चंद्रावती सभ्यता में मिले हैं। बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है। तो इसमें जो सही कथन नहीं है वो ऑप्शन नंबर 3 में सही नहीं है कि धार्मिक प्रमाण के रूप में अग्निवेदियों के साक्ष्य चंद्रावती सभ्यता में न मिलकर कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं। बाकी सभी सही हैं। बालाथल सभ्यता 1993 में उसकी खोज हुई थी डॉक्टर वी.एन. मिश्रा के नेतृत्व में। कालीबंगा सभ्यता में जो दीवारें ईंटों के माध्यम से बनती थी उनसे मिट्टी के गारे से जोड़ा जाता था और बालाथल सभ्यता है वो उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में है। दूसरे प्रश्न में पूछा है कि राजस्थान में राजनीतिक चेतना के प्रसार में सम्मिलित समाचार पत्रों और उनके प्रकाशन वर्षों को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ समाचार पत्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके प्रकाशन वर्ष दे रखे हैं। हमारे को आपस में इनका मिलान करना है। जैसे पहला समाचार पत्र है राजस्थान गजट, वो सन 1885 में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1885 में प्रकाशित हुआ था। राजस्थान समाचार है वो 1889, ऑप्शन बी सही है, 1889 में प्रकाशन में आया था। राजस्थान केसरी है वो सन 1920 में प्रकाशन में आया था और नवीन राजस्थान है वो सन 1922 में प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। उसके बाद में आगे के सवाल में 3 नंबर के सवाल में पूछा है कि संयुक्त राजस्थान संघ और पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 के राज प्रमुख कोटा नरेश भीम सिंह थे। तो कोटा नरेश भीम सिंह हैं वो तो राज प्रमुख थे और पूछा है कि जबकि प्रधानमंत्री थे, कि प्रधानमंत्री के बारे में पूछा है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो हमारे को बताना है। तो उस समय प्रधानमंत्री श्री गोकुललाल आसावा थे। चौथे प्रश्न में जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है, ये किस अवसर पर किया जाता है। तो जालोर का जो ढोल नृत्य है वो विवाह के अवसर पर, पुत्र पुत्री के जन्म पर, रक्षाबंधन के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, तो विवाह के अवसर पर सही ऑप्शन। उसके बाद में आगे के 5 नंबर सवाल में पूछा है कि राजस्थान की विरासत एवं संस्कृति के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन से कथन हैं वो असत्य हैं। असत्य कथनों को हमारे को बाहर करना है। इनमें से 5 कथन दिए गए हैं। जालोर दुर्ग पर लगभग 13वीं सदी तक परमार राजाओं का अधिकार था। देवगढ़ व चावड़ चित्रशैली हाड़ौती शैली के अंतर्गत आती है। वैष्णव धर्म का प्रसार राजस्थान में ईसा पूर्व प्रथम द्वितीय सदी में नगरी के अभिलेख के विवरण से मिलता है। बादल महल व अनिरुद्ध महल अपनी भित्ति चित्रकला के लिए जालोर दुर्ग में प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में आयड छत्रियाँ अलवर में स्थित हैं। तो हमारे को इनमें से असत्य कथन है उनको अलग करना है। तो जालोर दुर्ग पर लगभग 13वीं सदी तक परमार राजाओं का अधिकार रहा था, ये तो सही है। देवगढ़ व चावड़ चित्रशैली हाड़ौती शैली के अंतर्गत आती है, ये गलत है। देवगढ़ और चावड़ शैली है वो मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तीसरा है वैष्णव धर्म का प्रसार राजस्थान में ईसा पूर्व प्रथम व द्वितीय सदी में नगरी अभिलेख के विवरण से मिलता है, ये इसका सही उत्तर है। बादल महल व अनिरुद्ध महल अपनी भित्ति चित्रकला के लिए जालोर के दुर्ग में नहीं है, ये बूंदी के दुर्ग में है। जो बूंदी का जो तारागढ़ किला है उसमें ये स्थित है। फिर है राजस्थान में आयड की छत्रियाँ अलवर में नहीं है, राजस्थान में आयड की छत्रियाँ बूंदी जो उदयपुर में स्थित हैं। तो ये भी इसमें गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 2, 4 और 5, 2, 4 और 5, ऑप्शन नंबर 3 है ये इसका उत्तर होगा। उसके बाद में 6 नंबर सवाल में पूछा है कि पर्चा प्रतिमान के प्रमुख गुणों में कौन सा शामिल नहीं है। पर्चा प्रतिमान जो प्रश्न पूछ छात्रों के द्वारा प्रश्न पूछने से संबंधित एक प्रतिमान है, उसमें उसके गुणों में कौन सा शामिल नहीं है ये पूछा है।
इसमें छात्र शिक्षक के बिना अध्ययन कर सकते हैं। इसमें छात्रों में नवीन ज्ञान के प्रति उत्सुकता जागृत होती है। परीक्षा प्रतिमान विद्यार्थियों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति और बोध का विकास होता है। परीक्षा पद्धति में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्षमताओं का विकास होता है। तो इसमें कौन सा गुण है वो परीक्षा प्रतिमान का नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह इसमें अलग हो जाएगा। इसमें छात्र शिक्षक के बिना अध्ययन कर सकते हैं। तो इसमें शिक्षक की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि छात्र हैं वो शिक्षक से प्रश्न अपनी समस्या का समाधान करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। बाकी इसके सभी ऑप्शन हैं वो सही हैं। 7वें नंबर के सवाल में पूछा है कि प्रक्षेपण के आधार पर अप्रक्षेपित सामग्री नहीं है, इनमें से कौन सी अप्रक्षेपित सामग्री नहीं है। तो चार्ट तो प्रक्षेपित सामग्री है, पेग बोर्ड भी प्रक्षेपित सामग्री है, रेडियो भी प्रक्षेपित अप्रक्षेपित सामग्री है। सॉरी, ये तीनों हैं, ये अप्रक्षेपित सामग्री हैं, जबकि स्लाइड है ये प्रक्षेपित सामग्री है। तो ये इसमें अलग हो जाएगी। 8वें नंबर के सवाल में ये पूछा है, तो इस 7वें नंबर के सवाल में 4 नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट उत्तर। 8वें सवाल में प्रोजेक्ट एक समस्यामूलक कार्य है जिसका समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए ही किया जाता है, और ये परिभाषा किसने दी है। तो प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट मेथड है उसके बारे में एक परिभाषा दी है, और उस परिभाषा के बारे में पूछा है कि ये किसके द्वारा दी गई है। तो यह परिभाषा स्टीवेंस के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका सही उत्तर होगा। 9 नंबर के सवाल में पूछा है कि सामाजिक अध्ययन में आने वाली अधिगम घटनाओं की पहचान करने के लिए एक शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। अभिक्षमता परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, विस्तृत परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण की अधिगम में घटनाओं की पहचान के लिए शिक्षक को कौन सी तरीका है वो अपनाना चाहिए। तो इसमें वो जो तरीका है वो नैदानिक परीक्षण वाला अपनाना चाहिए। 10 नंबर के सवाल में पूछा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं और उनका हमारे में सही कथनों का चयन करना है। ब्लूप्रिंट सभी समाविष्ट इकाइयों और उसको दिए गए महत्व का एक योजनाबद्ध स्वरूप होता है। छात्रों का कार्य कितना वैध और विश्वसनीय होगा ये प्रश्न पत्र की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। ब्लूप्रिंट भावी रचना की वह रूपरेखा है जिसे देखकर हम ये जान लेते हैं कि मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है। प्रश्न पत्र का निर्माण इस तरह से किया जाए कि उसकी वैधता और सुनिश्चितता बनी रहे। प्रायोजना कार्य विद्यार्थियों में अन्वेषण की भावना को जागृत करता है। तो ये ब्लूप्रिंट और प्रश्न पत्र के बारे में कुछ कथन दिए गए थे। तो इस प्रश्न में सभी कथन हैं वो राइट हैं, तो उपयुक्त सभी है। 4 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर के सवाल में पूछा है कि जम्मू गिरी, मिसमी और डाफला पहाड़ियाँ हिमालय की कौन सी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत मानी जाती हैं। तो हिमालय की पर्वत श्रेणी के कौन सी, ये कुछ पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ कौन से पर्वत क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय, उप हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट उत्तर होगा कि जो ये पहाड़ियाँ हैं ये उप हिमालय के अंतर्गत मानी जाएंगी। 12 नंबर के सवाल में पूछा है कि भारत के पूर्वी तटों पर वर्षा का वार्षिक औसत 100 से 200 सेमी रहता है। कि पूर्वी तट हैं उन पर तो वर्षा का जो वार्षिक औसत है वो 100 से 200 सेमी रहता है, जबकि पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा का औसत रहता है 100 से 200 100 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर से कम, 200 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से कम। तो सही उत्तर 200 सेंटीमीटर से अधिक। 13 नंबर सवाल में भारत में प्राकृतिक वनस्पति के 3 मुख्य भाग हैं, इनमें से जो नहीं है वह हैं वन, घास, झाड़ियाँ, मरुस्थल। तो प्राकृतिक वनस्पति है उसके मुख्य भाग हैं वो कौन से नहीं हैं। तो वन है, घास है, झाड़ियाँ हैं, ये तो प्राकृतिक वनस्पति हैं, जबकि मरुस्थल है वो इसमें नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो उत्तर हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित वह उद्योग कारखाना जो एशिया का सबसे बड़ा उद्योग कारखाना है। राउरकेला उड़ीसा, भद्रावती कर्नाटक, भिलाई छत्तीसगढ़, बोकारो झारखंड। बोकारो झारखंड इसका सही उत्तर होगा। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया लो इस्पात उद्योग केंद्र है। और जो बोकारो है इस्पात संयंत्र है ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। और भिलाई इस्पात संयंत्र कारखाना छत्तीसगढ़ में है ये भी रसिया के सहयोग से स्थापित किया गया था। राउरकेला उड़ीसा वाला है ये जर्मनी के सहयोग से भारत में स्थापित किया गया था। आगे 15 नंबर के सवाल में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कुछ कथन दिए गए हैं और उनके बारे में पूछा है कि इनमें से कौन से कथन हैं वो सही नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर विधिक सेवा सहायता विषय पर नियम बनाने के लिए माननीय न्यायमूर्ति
पीएन भगवती के निरीक्षण में एक कमेटी बनाई गई है। भारत सरकार ने सन 1987 में विधिक सेवा अधिनियम 1987 पारित किया। राष्ट्रीय विधिक सेवा अधिनियम संपूर्ण देश में 5 नवंबर 1995 से प्रभावी हुआ। भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसमें जो सही नहीं है उन खतरों को हमारे को अलग करना है। तो राष्ट्रीय स्तर पर विधिक सेवा सहायता विषय पर नियम बनाने के लिए माननीय न्यायमूर्ति पीएन भगवती के निरीक्षण में एक कमेटी बनाई गई है, ये सही है। भारत सरकार ने सन 1987 में विधिक सेवा अधिनियम 1987 पारित किया, ये भी सही है। राष्ट्रीय विधिक सेवा अधिनियम संपूर्ण देश में 5 नवंबर 1995 से प्रभावी हुआ, ये भी सही है। जबकि नीचे वाला जो 4 नंबर ऑप्शन है ये इसमें गलत है, तो ये इसमें अलग हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है, ना कि 28 अक्टूबर को। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो इसका उत्तर होगा। आगे है 16 नंबर के सवाल में पूछा है कि महाराणा प्रताप के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन असत्य हैं उन्हें अलग कीजिए। 5 कथन दिए गए हैं प्रताप से संबंधित, और वो हमारे को पूछा जा रहा है कि असत्य कथन है उनको हमारे को अलग करना है। अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के विरुद्ध सेना भेजी थी कुल 3 बार। तो शाहबाज खां को अटैक करने के लिए महाराणा प्रताप पर 3 बार भेजा था। महाराणा प्रताप का सेनापति मेहतर खां था। 1585 से 1597 के मध्य प्रताप ने चित्तौड़ और मांडल को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को मुगलों से मुक्त करा लिया। अब्दुल कादिर बुद्दाइनी ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। 28 फरवरी 1576 को मेवाड़ के सामंतों और प्रजा ने महाराणा प्रताप का गोगुंदा में राज्याभिषेक किया। तो ये कुछ 5 कथन दिए गए थे। इन 5 कथनों में से असत्य कथन है वो हमारे को अलग करना है। तो इसमें हम इन पर गौर करेंगे एक एक कथन पर। अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के विरुद्ध सेना भेजी थी कुल 3 बार, ये तो सही है। महाराणा प्रताप का सेनापति मेहतर खां नहीं था, ये गलत हो जाएगा। महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम का सूर था, तो इसलिए ये गलत है। इसमें 3 नंबर जो कूट दिया गया इसमें 1585 से 1597 के मध्य प्रताप ने चित्तौड़ और मांडल को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को मुगलों से मुक्त करा लिया था, ये सही है। अब्दुल कादिर बुद्दाइनी ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है, ये इसमें गलत है, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा था। 28 फरवरी 1576 को मेवाड़ के सामंतों एवं प्रजा ने महाराणा प्रताप का गोगुंदा में राज्याभिषेक किया था। तो महाराणा प्रताप का जो गोगुंदा में राज्याभिषेक है वो 28 फरवरी 1576 को न होकर 28 फरवरी 1572 को हुआ था, तो इसलिए ये भी इसमें गलत हो जाएगा। तो कूट नंबर 2, 4 और 5 इसमें गलत हो जाएंगे। तो इन ऑप्शनों में 2, 4 और 5 हैं वो दे ही नहीं रखे हैं। 2, 4 और 5 है वो दे नहीं रखे हैं, इसलिए ये सवाल है ये डिलीट हो जाएगा। आगे 17 नंबर के सवाल में पूछा है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय किस स्थान पर वीरगति को प्राप्त हुए थे। साइमन कमीशन ने 3 फरवरी सन 1928 को मुंबई पहुंचा था, तो उसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय है वो किस स्थान पर वीरगति को प्राप्त हुए थे, ये प्रश्न पूछा है। तो मुंबई, दिल्ली, लाहौर और कराची। तो सही उत्तर 3 नंबर ऑप्शन लाहौर होगा। उसके बाद में 18 नंबर सवाल, 1857 की क्रांति की शुरुआत निर्धारित योजना अनुसार कौन सी तिथि को होनी थी, लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ कि क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हो गई। तो यहाँ पर प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि क्रांति की शुरुआत तो एक तिथि को होनी थी, लेकिन क्रांति की शुरुआत है वो 10 मई 1857 को ही हो जाती है। तो इसमें ये पूछा है कि वो तिथि कौन सी थी। 31 मई 1857, 10 जून 1857, 3 मई 1857, 30 अप्रैल 1857। तो क्रांति की शुरुआत है वो 31 मई 1857 को होनी थी, लेकिन क्रांति है वो 10 मई 1857 को मेरठ से उसकी शुरुआत हो जाती है। 19 नंबर के सवाल में पूछा है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। 2 सूचियां दी गई हैं दोनों साइडों में, उसमें से कुछ बातें दी गई हैं और दूसरी साइड में सूची सेकंड में कुछ वर्ष दिए गए हैं, उनका आपस में मिलान करना है। जैसे नंबर 1 में पूछा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म। तो स्वामी दयानंद सरस्वती है उनका जन्म है वो सन 1824 ईस्वी में होगा। फिर है सत्यार्थ प्रकाश उदयपुर ग्रंथ की रचना उदयपुर में, कि सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है जो हिंदी में लिखा गया था उसकी रचना है वो उदयपुर में हुई थी। तो ये कब हुई थी? सन 1876 में, ऑप्शन नंबर बी। आर्य समाज की स्थापना है वो 1875 में मुंबई में हुई थी।
तो ये 1875 इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन है वो सन 1883 में हुआ था। तो ये ऑप्शन है वो राइट हो जाएंगे। इनका आप देख लेना किस किस ऑप्शन में मिलान होता है, वो इसका सही उत्तर होगा। 20 नंबर के सवाल में पूछा है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और उसके शिष्य अमीर खुसरो की मज़ार किस स्थान पर स्थित है। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और उसके शिष्य अमीर खुसरो की जो मज़ार है उसके बारे में ऑप्शन दिए हुए हैं अहमदनगर, आगरा, दिल्ली, लाहौर। तो नई दिल्ली में इनकी मज़ार है वो स्थित है। भारत की संविधान की उद्देशिका और प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन असत्य है। उद्देशिका और प्रस्तावना है उसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं और उनके बारे में हमारे को उनमें से असत्य कथन है उनका हमारे को चयन करना है। जैसे ऑप्शन नंबर 1 में दिया है कि समस्त नागरिकों के लिए 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख है, समस्त नागरिकों के लिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, समस्त नागरिकों के लिए 3 प्रकार की समता का उल्लेख है और प्रस्तावना में हिंदी माह, मार्गशीर्ष व विक्रम संवत 2006 का उल्लेख है। तो हमारे को गलत कथन है उसका प्रस्तावना के बारे में उसका चयन करना है। तो जो 1 नंबर ऑप्शन है उसमें समस्त नागरिकों के लिए 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख है। तो 3 प्रकार की न्याय है वो संविधान जो प्रस्तावना है उसके अंतर्गत दी गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ये तो सही है। समस्त नागरिकों के लिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो भी प्रस्तावना के बारे में उल्लेख है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है वो हमारे को दी गई है। तो ये कथन भी सही है। समस्त नागरिकों के लिए 3 प्रकार की समता का उल्लेख है। तो यहाँ पर 3 प्रकार की समता का उल्लेख न होकर 2 प्रकार की समता का उल्लेख ही है, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। तो ये 3 नंबर ऑप्शन है ये इसमें गलत हो जाएगा। चौथे नंबर के ऑप्शन में है कि प्रस्तावना में हिंदी माह, मार्गशीर्ष व विक्रम संवत 2006 का उल्लेख है। तो ये भी इसमें सही है। तो 21 नंबर के सवाल में विकल्प नंबर 3 है वो इसका उत्तर हो जाएगा। आगे 22 नंबर के सवाल में पूछा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को स्थान दिया गया है। भाग 4 अनुच्छेद 51 में, भाग 4 के अनुच्छेद 51 में, भाग 4 और अनुच्छेद 51 क में और भाग 4 के और अनुच्छेद 51 क में। तो आपको ये बताना है कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख है वो संविधान के कौन से भाग में और कौन से अनुच्छेद में है। तो भाग 4 के और अनुच्छेद 51 के में उनका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट उत्तर। 23 नंबर के सवाल में मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 21 में है, जिसमें वर्णित है कि अनुच्छेद 21 में किस मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। नीचे विकल्प दिए गए हैं। विकल्प 1 में है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, बेगार भत्ता पर जबरन, श्रम पर रोक। तो अनुच्छेद 51 में है 21 में तो वहाँ पर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है उसका उल्लेख किया गया है। 24 नंबर के सवाल में पूछा है कि किस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है कि राज्य की संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, कि राज्य की जो संस्थाएं हैं उसमें धार्मिक शिक्षा है वो नहीं दी जाएगी। तो ऐसा उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर 1 में अनुच्छेद 25, 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। तो अनुच्छेद 28 है उसमें यह उल्लेख किया गया है कि राज्य की संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा है वो नहीं दी जाएगी। 25 नंबर के सवाल में है कि अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य का यह प्रमुख कर्तव्य होगा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास के लिए प्रयत्न करे, देश के वन्य जीव और वनों की सुरक्षा के लिए प्रयत्न करे, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता बनाने का प्रयत्न करेगा, सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसके जन समूह की रक्षा करेगा। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से ये पूछा है कि अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य का कौन सा कर्तव्य है। तो राज्य का कर्तव्य है सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास के लिए प्रयत्न करे। ये बात अनुच्छेद 47 में दी गई है। ऑप्शन नंबर 1 राइट। 26 नंबर के सवाल में पूछा है कि सामाजिक अध्ययन की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन के बारे में सत्य कथन कौन सा है। सत्य कथन का हमारे को चयन करना है सामाजिक अध्ययन की प्रकृति के बारे में। विकल्प 1 में है कि सामाजिक अध्ययन में विभिन्न सामाजिक विषयों को स्थान प्राप्त नहीं होता, शिक्षार्थियों में सामाजिक कौशलों और अभिव्यक्तियों को विकसित करके सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को नहीं समझा जा सकता, सामाजिक अध्ययन एक गतिशील विषय है इसलिए इसका निरंतर विकास नहीं हो रहा है, सामाजिक अध्ययन एक परंपरागत विषय न होकर विभिन्न विषयों की सामग्री का समन्वित या एकीकृत रूप है। तो इसमें सामाजिक अध्ययन की
प्रकृति के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, ये इसमें सत्य है, बाकी 1, 2, 3 है, ये विकल्प गलत है। तो सामाजिक अध्ययन एक परंपरागत विषय न होकर विभिन्न विषयों की सामग्री का समन्वित और एकीकृत स्वरूप है। 27 नंबर के सवाल में दिया है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ सिंधु सभ्यता स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी स्थिति पूछी है कि ये किस स्थान पर स्थित हैं। तो रंगपुर लोथल रोजदी, राखीगढ़ बनवाली मीठातल, रोपड़वाड़ा संगोल और आलमगीरपुर हुल्लास, दूसरी साइड में उनके स्थानों के नाम दिए गए हैं। हमारे को आपस में इनका मिलान करना है। तो रंगपुर लोथल और रोजदी हैं, ये तो ऑप्शन नंबर 3 गुजरात में है। राखीगढ़ी बनवाली और मीठातल हैं, ये हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर 4 रोपलवाड़ा और संगोल हैं, ये पंजाब में है। और आलमगीरपुर और हुलास है, ये सिंधु सभ्यता स्थल हैं, उत्तर प्रदेश में है। तो इन कूटों का आपस में मिलान किया है, तो आप देख लेना कि ये कौन से ऑप्शन में ये राइट बैठते हैं, ये आपको देखना है। 28 नंबर के सवाल में निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कि कुछ युग्म दिए गए हैं और उनके बारे में हमारे को ये पूछा है कि इनमें से सही सुमेलित नहीं है, उनको हमारे को अलग करना है। बेबस बेसहारा, मुसीबत में फंसे बच्चों के लिए मुफ्त फ़ोन सेवा है, उसके आगे नंबर दिए गए हैं 1090। नागरिक स्वास्थ्य समस्या के समाधान हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श फ़ोन सेवा नंबर 104। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था 24 दिसंबर 1986 को। तो इनमें ये कुछ बातें दी गई हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें सही जो नहीं है वो है बेबस बेसहारा और मुसीबत में फंसे बच्चों के लिए मुफ्त फ़ोन सेवा 1090 न होकर 1095 है। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये इसका उत्तर होगा। बाकी सभी हैं वो सही हैं। जैसे नागरिक स्वास्थ्य समस्या के समाधान हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श फ़ोन सेवा नंबर 104 हैं, ये सही है। और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में लागू हुआ था देश में, तो ये भी सही है। और भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया है 24 दिसंबर 1986 को, तो ये भी सही है। आगे 29 नंबर के सवाल में निर्मितवादी कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं में सर्वाधिक सक्रियता किसकी होती है। निर्मितवादी कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं में सर्वाधिक सक्रियता पूछी है कि वो किसकी होनी चाहिए। विद्यार्थियों की, शिक्षकों की, प्रधानाध्यापक की, अभिभावकों की। राइट उत्तर विद्यार्थियों की। वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में दिए गए बिंदुओं में कौन से सही हैं। वैदिक काल का जो हमारा सामाजिक जीवन है उसके बारे में हमारे को पूछा है कि इनमें से कौन से कथन हैं वो सही हैं। वैदिक काल में एकल परिवारों की प्रधानता थी। वैदिक काल में शिक्षा का प्रधान लक्ष्य बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास तथा आचरण की पवित्रता को विकसित करना था। वैदिक काल में नारी सामाजिक और धार्मिक समारोह में पुरुषों के साथ भाग नहीं लेती थी। वैदिक काल में पर्दा प्रथा विद्यमान थी और वैदिक काल में बाल विवाह भी होते थे। तो सिर्फ सत्य कथन का चयन करना है वैदिक कालीन व्यवस्था के बारे में। तो सत्य कथन है वो 2 नंबर ऑप्शन है वो ही सही सत्य है, बाकी यानी सभी इसमें गलत दिए हैं। तो सिर्फ 2 सही है, विकल्प नंबर 2 है, ये इसका उत्तर होगा। वैदिक काल जैसे इसमें कुछ जो बाकी के अन्य 4 विकल्प दिए गए हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि वैदिक काल में एकल परिवारों की प्रधानता नहीं, संयुक्त परिवारों की प्रधानता थी। ऑप्शन नंबर 3 में है कि वैदिक काल में नारी सामाजिक और धार्मिक समारोह में पुरुषों के साथ भाग नहीं लेती थी। नहीं, भाग नहीं होगा इसका, भाग वो साथ में महिला भी भाग लेती थी। वैदिक काल में पर्दा प्रथा विद्यमान थी। वैदिक काल में पर्दा प्रथा है वो विद्यमान नहीं थी। वैदिक काल में बाल विवाह होते थे। वैदिक काल में किसी भी प्रकार के बाल विवाह हैं वो नहीं हुआ करते थे। तो विकल्प नंबर 2 है वो 30 नंबर सवाल का उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित महाजनपदों व उनकी राजधानियों में से निम्न कौन सा युग्म सही नहीं है। नीचे कुछ महाजनपद दिए हुए हैं और उनकी राजधानियां दी गई हैं, उनके बारे में ये पूछा है कि कौन सा है वो उसकी राजधानी से मेल नहीं हो रहा है, तो वो हमारे को देखना है। कौशल की राजधानी वाराणसी, अस्मक, पैतन्य, पोदन, अवंती की राजधानी उज्जैनी और गांधार की राजधानी तक्षशिला। तो इसमें कौशल की राजधानी है वो श्रावस्ती थी, तो इसलिए ये इसमें सही नहीं है। विकल्प नंबर 1 है वो इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। बाकी अस्म की राजधानी पैदन्य पोदन थी और अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और गांधार की राजधानी है वो तक्षशिला थी। उसके बाद में 32 नंबर के सवाल में पूछा है कि चिंतन का वह प्रकार जिसका संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित भविष्य से होता है। चिंतन का एक प्रकार पूछा है जिसका संबंध है वो पूर्व अनुभवों से भविष्य
पूर्व अनुभवों पर आधारित भविष्य से पूछा है। प्रत्यक्षात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन, काल्पनिक चिंतन और प्रत्यात्मक चिंतन। सही उत्तर काल्पनिक चिंतन, ऑप्शन नंबर 3। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण कक्षा कक्ष में एक शिक्षक करवा रहा है और कुछ विद्यार्थी खिड़की के बाहर झांक रहे हैं। अधिगम से संबंधित ये किस प्रकार की समस्या है कि क्लास में शिक्षक है वो किसी टॉपिक को पढ़ा रहा है और विद्यार्थी हैं वो खिड़की से बाहर झांक रहे हैं। तो ये अधिगम से संबंधित ये किस प्रकार की समस्या है वो उसमें पूछा है। दृश्य सर्वे विभेद रूपी समस्या, भाषिक कौशल संबंधी समस्या और गामक कौशल संबंधी समस्या और अवधान संबंधी समस्या। विकल्प नंबर 4 इसका उत्तर होगा। अवधान संबंधी समस्या के कारण बच्चे पीड़ित हैं और जिसके कारण वो खिड़की से बाहर की तरफ देख रहे हैं। आगे 34 नंबर के सवाल में पूछा है कि सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताओं में से कौन सी नहीं है। सिंधु सभ्यता की सामाजिक जीवन व्यवस्था, उसके बारे में यहाँ पर पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। शासक व महत्वपूर्ण कर्मचारी वर्ग नगर भाग में व अन्य वर्गों के लोग गड्ढी में रहते थे। दूसरा दिया है विकल्प, उसमें है कि स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण प्रेमी थे। सूती वस्त्रों के प्रमाण मिले हैं। एक मुद्रा पर ढोलक का चित्र। सिंधु सरस्वती सभ्यता वासियों की वाद्य कला में रुचि का प्रमाण है। तो यहाँ पर यह पूछा है कि इनमें से जो सही नहीं है उसका हमारे को चयन करना है। तो इसमें विकल्प नंबर 1 है, ये इसमें सही नहीं है। शासक व महत्वपूर्ण कर्मचारी वर्ग गड्ढी भाग में रहते थे, यानी कि गढ़ के भाग में रहते थे, वह जबकि अन्य जो वर्गों के लोग हैं वो नगर भाग में रहते थे। इसके कारण ये गलत है। और स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण प्रेमी थे, ये सही है। सूती वस्त्रों के प्रमाण मिले हैं सिंधु सभ्यता में। और एक मुद्रा पर ढोलक का चित्र सिंधु सभ्यता वासियों की वाद्य कला में रुचि का प्रमाण है। ये सब बातें हैं, ये सही हैं। 35 नंबर के सवाल में पूछा है कि सामाजिक अध्ययन का शिक्षण करते समय आप किस सिद्धांत का उपयोग करेंगे। कि सामाजिक अध्ययन है उसका शिक्षण है, उसमें कौन से सिद्धांतों का हम उपयोग करते जाएंगे। रुचि, प्रेरणा, नियम, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी ऑप्शन सही होगा। रुचि की भी जरूरत होगी, अभिप्रेरणा की जरूरत होगी और नियम है उसकी भी जरूरत होती है। कौन सी समिति की ये सिफारिश थी। 36 नंबर के सवाल में ये पूछा है कि द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया जाए, अर्थात ग्राम पंचायत के स्थान पर मंडल पंचायतें गठित की जाएं। ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ कमेटियां बनी हुई थी, उसमें से किस कमेटी ने ये बात कही थी कि द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया जाए और ग्राम पंचायत के स्थान पर मंडल पंचायतें हैं वो गठित होनी चाहिए। अशोक मेहता समिति 1977, जीवी के राव समिति 1985, ML सिंघवी समिति 1986 और PK थुंगन समिति 1988। सही उत्तर अशोक मेहता समिति 1987, ऑप्शन नंबर 1। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में पूछा है कि क्या सही नहीं है। इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादलों की सिफारिश नहीं कर सकता। यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। तो इसमें जो सही नहीं है वो बात है, वो 2 नंबर ऑप्शन में नहीं है कि यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादलों की सिफारिश नहीं कर सकता, जबकि सुप्रीम कोर्ट है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादलों की सिफारिश भी कर सकता है। तो विकल्प नंबर 2 है वो इसका उत्तर होगा। आगे 38 नंबर के सवाल में पूछा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो भारत के 13वें प्रधानमंत्री हैं, 14वें प्रधानमंत्री हैं, 15वें प्रधानमंत्री हैं, 16वें प्रधानमंत्री हैं। तो कार्यकाल के हिसाब से वो 16वें प्रधानमंत्री हैं। जब व्यक्तियों के हिसाब से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी हैं वो भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। तो 39 नंबर के सवाल में आगे देखें, संविधान के कौन से भाग में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 352, 356 और 360 में आपातकाल के कुछ प्रावधान दिए गए हैं हमारे संविधान में। तो ये पूछा है कि ये कौन से भाग में, संविधान के कौन से भाग में इनका वर्णन है। भाग 15, भाग 16, भाग 17 और भाग 18। राइट विकल्प भाग 18। 40 नंबर के सवाल में पूछा है कि कोई व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति अधिकतम 2 स्थानों से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि वह दोनों स्थानों से निर्वाचित होता है तब, यानी कि 2 स्थानों से अगर वो सांसद है वो निर्वाचित हो जाता है, लोकसभा का चुनाव है वो 2 स्थानों से लड़ा और वो दोनों स्थानों से निर्वाचित हो जाता है, तब क्या होगा। 1 माह के भीतर उसे 1 स्थान रिक्त करना होता है, 2 माह के भीतर 1 स्थान रिक्त करना होता है, 3 माह के भीतर 1 स्थान रिक्त करना होता है और 6 माह के भीतर 1 स्थान रिक्त करना होता है। सही उत्तर 1 माह के भीतर उसे 1 स्थान रिक्त करना होता है। 1 नंबर ऑप्शन है वो इसका उत्तर होगा।
42 नंबर के सवाल में पूछा है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने कुछ उपहार भेजकर किस गुप्त शासक से गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। श्रीलंका का राजा मेघवर्मन था, उसने एक गुप्त राजा था, उससे गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की एक अनुमति मांगी थी। ऑप्शन नंबर 1 में श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त। तो समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी गई थी। विकल्प नंबर 2 है वो उत्तर 41 नंबर सवाल का। 42 नंबर के सवाल में पूछा है कि मौर्य काल में तीर्थ किसे कहा जाता था। नगर प्रबंधन समिति को, गुप्तचर संस्था को, शीर्षस्थ राज्याधिकारी, सर्वोच्च न्यायाधीश को। तो मौर्य काल में तीर्थ है वो शीर्षस्थ राज्याधिकारी थे, उनको कहा जाता था। शीर्ष के जो अधिकारी, राज्य के सबसे टॉप अधिकारी होते थे, उनको तीर्थ है उसके नाम से मौर्य काल में पुकारा जाता था। 43 नंबर के सवाल में वह कंबुज नरेश जिसके बारे में कहा जाता है कि वह शास्त्र और काव्यों का रसिक था और कुल 326 छंदों के 4 अभिलेखों की रचना की थी। ऑप्शन नंबर 1 में है कि बहुवर्मन, राजवर्मन, जयवर्मन और यशोवर्मन। कंबोडिया का एक राजा था और जिसके बारे में एक कथन है कि वह शास्त्र और काव्यों का रसिक था, तो और वह कुल 326 छंदों के 4 अभिलेखों की भी उसने रचना की थी, तो वो राजा था यशोवर्मन। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर। 44 नंबर के सवाल में पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के अंतर्गत रतन सागर, रत्नाधारी, रतन रंजक क्या थे। अंतर्राष्ट्रीय विद्याकोश, पुस्तकालय, आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र, भोजनालय। सही उत्तर पुस्तकालय थे। नालंदा विश्वविद्यालय के अंतर्गत रतन सागर, रत्नाधारी और रतन रंजक ये पुस्तकालय थे। 45 नंबर के सवाल में गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो 840 में शासक बना और 50 वर्ष तक राज्य किया था। 840 में शासक बनने के बाद में उसने 50 साल तक शासन है वो किया था, ऐसा राजा कौन था। मिहिर भोज, नागबड़ द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल। ऑप्शन 1 नंबर राइट होगा। मिहिर भोज 840 में शासक बना था और उसने 50 वर्षों तक शासन किया था। 46 नंबर के सवाल में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं। नीचे कुछ कथन दिए गए और उन कथनों के बारे में पूछा है कि इनमें से जो असत्य कथन है उसका हमारे को चयन करना है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून 1976 में बना था। पर्यावरण संरक्षण कानून 1976 में बनाया गया। भविष्य का सोना या नीला सोना पेट्रोल को कहा जाता है। ऑक्सीजन का अधिकांश भाग सौरमंडल में पाया जाता है। राजमंद जिले के पीपलांतरी गाँव में एक बेटी के जन्म पर 11 वृक्ष लगाए जाते हैं। असत्य कथनों का है वो कूट का हमारे को चयन करना है। तो इसमें है कि जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण कानून है वो 1976 में बना था, तो ये तो सही बात है। पर्यावरण संरक्षण कानून है वो 1976 में न बनाकर 1986 में बनाया गया था, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। भविष्य का सोना या नीला सोना पेट्रोल को नहीं जल को कहा जाता है, तो ये भी गलत है इसमें। और ऑक्सीजन का अधिकांश भाग है सौरमंडल में पाया जाता है, तो ये सही उत्तर है। और राजमंद जिले के पीपलांतरी गांव में एक बेटी के जन्म पर 11 वृक्ष नहीं 111 वृक्ष लगाए जाते हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें 2, 3 और 5 2, 3 और 5 ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका उत्तर होगा। चाय की खेती किस प्रकार की मिट्टी में होती है। लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, काली मृदा और जलोढ़ मृदा। सही उत्तर लेटेराइट मृदा। 48 नंबर के सवाल में सन 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने किस राज्य के आणंद गांव से श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी, जिसे ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया था। सन 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने किस राज्य के आणंद गांव से श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो इसमें इस लाइन में कई प्रश्न बन रहे हैं, वो आपको देखना है। और जिसे ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया गया था, तो गुजरात में ये आणंद गांव स्थित है, इसीलिए 4 नंबर ऑप्शन है वो इसका उत्तर होगा कि गुजरात के आणंद गांव से सन 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। 49 नंबर के सवाल में पूछा है कि वे उद्योग कौन से हैं जिनमें छोटे बड़े कलपुर्जे जोड़कर उपयोग योग्य उत्पाद का निर्माण किया जाता है, जैसे कंप्यूटर, कार, घड़ी आदि। कि कुछ कलपुर्जों को जोड़कर कंप्यूटर का निर्माण कर दिया, कहीं पर कार का निर्माण हो गया और कुछ घड़ी का निर्माण हो गया। ऐसी चीज़ें अगर जोड़कर बनाई जाती हैं तो वो कौन से उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन 1 में निष्कर्षण उद्योग, निर्माणी उद्योग, रचनात्मक उद्योग और संयोजन उद्योग। सही उत्तर 4 नंबर संयोजन उद्योग है वो इसका उत्तर हो जाएगा। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूचियाँ दी गई हैं और दूसरी साइड में उनकी स्थिति दी गई है। एक तरफ खदान के क्षेत्र खाने दी गई हैं, दूसरी तरफ वो खाने हैं वो कौन से राज्यों में स्थित हैं उनके बारे में हमारे को प्रश्न पूछा है। जादूगुड़ा खान यूरेनियम है, ये बिहार में स्थित है।
ऑप्शन नंबर बी में सही है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो लोहे के लिए प्रसिद्ध हैं ये कर्नाटक में स्थित है। मलज खंड तांबा क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है, और लोहारदगा खान बॉक्साइट है वो झारखंड में है। तो इसमें BACD ऑप्शन नंबर 3 है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 51 नंबर के सवाल में पूछा है कि नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से जो असत्य हैं उन्हें अलग करना है। कुछ कथन दिए गए हैं और उनको हमारे को अलग करना है। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 1 से 12 तक मापी जाती है। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तरंगों की तीव्रता 5 तक मापी जाए तो इसे सामान्य भूकंप है वो कहा जाता है। सन 1954 में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण योजना शुरू की गई, और सन 1956 ईस्वी का त्रिकाल जिसे छपना का अकाल भी कहते हैं। तो इसमें कुछ कथन दिए गए हैं और उनमें से हमारे को असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 1 से 12 तक मापी जाती है, सही है ये। तो रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तरंगों की तीव्रता 5 तक मापी जाए तो इसे सामान्य भूकंप कहा जाता है, ये बात भी सही है। 1954 में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण योजना है वो 1954 में शुरू हुई थी, ये बात भी सही है। लेकिन सन 1956 ईस्वी का त्रिकाल जिसे 56 का अकाल भी कहते हैं, ये इसमें गलत है, क्योंकि सन 1899 ईस्वी का त्रिकाल जिसे 56 का अकाल कहते हैं, और विक्रम संवत 1956 में ये 56 का अकाल पड़ा था, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। 52 नंबर के सवाल में ज्वालामुखी के उद्गार से निकले लावा से तथा पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। कि ज्वालामुखी के उद्गार से लावा निकलता है और उससे जो पिघला हुआ जो मैग्मा है उससे धीरे धीरे ठंडा होने से चट्टानों का निर्माण हो गया। तो ऐसी किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। अवसादी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण है वो इस प्रकार की क्रिया के कारण हुआ है। आगे 53 नंबर के सवाल में धरातल से सौरमंडल में ऊपर की ओर जाने पर औसतन प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर ऑप्शनों में दिया है 1 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, 1 सेंटीग्रेड तापमान अधिक हो जाता है, तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, 10 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। तो सही उत्तर 1 सेंटीग्रेड तापमान है वो कम हो जाता है। इसमें जो मैं साथियों आपको बता देता हूं कि जितने भी जो प्रश्न आए हैं अब तक जो हल हुए हैं उसमें बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार के हैं कि उनमें एक एक प्रश्न के अंतर्गत 3-3, 4-4 सवाल हैं, और कई सवाल तो इस प्रकार के हैं वहाँ पर 5-5 सवाल निकले हैं। तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को एक बार फिर से देखना है ताकि आपके कोई भी प्रश्न हो वो छूटे नहीं, और प्रश्न हैं वो सब के सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लिए गए हैं और बहुत मेहनत के साथ में इनको बनाया गया है। तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक और गौर से इनको ज़रूर देखें। आगे 54 नंबर के सवाल में है पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का लगभग कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है। 1.5%, 2.5%, 3.5% और 4.5%। तो सही उत्तर पृथ्वी पर मौजूद जल का लगभग जो पीने योग्य जल है वो 2.5% है। 2 नंबर विकल्प है सही उत्तर। 55 नंबर सवाल में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। उसको 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से असत्य कथन का हमारे को चयन करना है। वायुदाब मापने की इकाई बैरोमीटर है। स्थायी पवनें 3 प्रकार की होती हैं, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवनें। सर्वाधिक वायुदाब समुद्र तल पर होता है और रेडियो संचार तरंगें आयन मंडल से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौटती हैं। तो हमारे को असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन इसमें 1 नंबर इसका उत्तर होगा। वायुदाब मापने की इकाई है वो बैरोमीटर नहीं पास्कल है। तो बैरोमीटर है वो वायुदाब मापने का एक यंत्र का नाम है। तो इसलिए विकल्प नंबर 1 है वो इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी सभी दिए गए स्थायी पवनें हैं वो 3 टाइप की होती हैं, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवनें। और सर्वाधिक वायुदाब वो समुद्र तल पर होता है। रेडियो संचार तरंगें आयन मंडल से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौटती हैं। 56 नंबर के सवाल में एक मानचित्र दिया गया है राजस्थान का, और राजस्थान के मानचित्र में हमारे को ये पूछा है कि राजस्थान के मानचित्र में गोडवाड़ प्रदेश स्थित है, कि गोडवाड़ प्रदेश है वो राजस्थान के मानचित्र में कहाँ पर है। विकल्प दर्शा रखे हैं A, B, C, D। तो इन विकल्पों में से हमारे को उस क्षेत्र का पहचान करनी है जहाँ पर गोडवाड़ प्रदेश है। तो इसमें विकल्प नंबर 3 है, यानी जो B क्षेत्र को जहाँ पर दर्शा रहा है वो गोडवाड़ प्रदेश है। 57 नंबर के सवाल में पूछा है कि राजस्थान के औद्योगिक परिदृश्य के बारे में क्या सही है। राजस्थान के औद्योगिक परिदृश्य के बारे में सिर्फ सही कथन का चयन पूछा है अब की बार। 4 में से कि राजस्थान का सबसे बड़ा सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको कहते हैं नीमराणा अलवर में है। बंदेज कार्य हेतु जयपुर, सांगानेर और बगरू प्रसिद्ध हैं, और हिंदुस्तानी जिंक लिमिटेड चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल अजमेर के भिनाई में 1889 में स्थापित हुई। तो सही उत्तर है वो इसका 2 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा कि बंदेज के कार्य हेतु सांगानेर, बगरू
जयपुर प्रसिद्ध है। बाकी तीनों विकल्प गलत हैं। वो गलत इसलिए हैं कि विकल्प 1 नंबर में राजस्थान का सबसे बड़ा सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो नीमराणा अलवर नहीं है, वो सीतापुरा जयपुर है। और 3 नंबर विकल्प में है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में नहीं है ये। और चौथे नंबर के विकल्प में है कि राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल अजमेर के भिनाय में नहीं, अजमेर के ब्यावर जिले में, अजमेर के ब्यावर क्षेत्र में 1889 में स्थापित हुई थी। फिर आगे 58 नंबर के सवाल में नीचे कुछ जनसंख्या राजस्थान 2011 के बारे में तथ्य दिए गए हैं। इनमें से जो सुमेलित नहीं है वह है कि कौन सा जो बात है वो सुमेलित नहीं है, उसको हमारे को अलग करना है। राजस्थान की जनगणना 2011 के बारे में दिए गए हैं। सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर जिले का 846 देर का है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला हनुमानगढ़ 10%। और सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू 86.9%। और सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला कोटा 65.9%। तो हमारे को ऐसा तथ्य कथन है उसका इसमें जो सही सुमेलित नहीं है उसका हमारे को चयन करना है। तो इसमें सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला हनुमानगढ़ नहीं, इसमें गंगानगर होगा, बाकी 10% है वो सही है। और सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का 846 है, ये सही है। और सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू 86.9%, ये भी सही है। और सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला है वो कोटा 65.9% है। तो 2 नंबर विकल्प है वो इसका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 59 नंबर के सवाल में राजस्थान के प्रमुख खनिज और उत्पादक क्षेत्रों के बारे में कौन से विकल्प सही हैं? 4 जिसमें ABCDE 5 विकल्प दिए गए हैं और इन विकल्पों में हमारे को ये पूछा है कि कौन से विकल्प हैं वो सही हैं। खनिज और उत्पादक क्षेत्रों के बारे में दिया है। रेल मगरा राजसमंद और देवारी सलूंबर उदयपुर बिदासर बीकानेर खोद रीवा अलवर सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्र हैं। बी ऑप्शन में जावर राजपुरा देबारी उदयपुर रामपुरा अंगुजा भीलवाड़ा पूर्व बनेड़ा गुड्डा किशोरी दास तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। मोरीजा बानोल डावला सिंगाड़ा नाथरा की पोल और थूर हुंडेर लो उत्पादक क्षेत्र हैं। डेगाना भाखरी नागौर तांबड़ा उत्पादक क्षेत्र हैं। और मनियारी टीबा चिमनेवाला और गमनेवाला और बागेवाला प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र हैं। तो इनमें से जो सही विकल्प हैं उनको हमारे को चयन करना है। तो इसमें मैं आपको पहले सही ऑप्शन बता देता हूं कि कौन से हैं कि मोरीजा बानोल डावला सिंगाड़ा और नाथरा की पाल और थूरुंडेर ये लो उत्पादक क्षेत्र हैं, ये ऑप्शन है। इसमें एक तो सी कूट है, ये सही है। एक मनिहारी टिब्बा चिमनेवाला और गमनेवाला बागेवाला ये प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र हैं, ये विकल्प सही है। सी और ई है ये तो होगा इसका उत्तर। बाकी रेलमगरा राजसमंद और देबारी सलूंबर उदयपुर बिदासर बीकानेर खोद रीवा अलवर सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्र न होकर तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। जबकि जावर राजपुरा देबारी उदयपुर रामपुरा अंगुचा भीलवाड़ा पूर्व बनेड़ा गुड्डा किशोरी दास ये तांबा उत्पादक क्षेत्र न होकर सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्र हैं। डेगाना भाखरी नागौर है वो टंगस्टन का उत्पादक क्षेत्र है, ना कि तांबड़ा उत्पादक क्षेत्र का। तांबड़ा उत्पादक क्षेत्र है वो भीलवाड़ा में आता है। लास्ट अंतिम सवाल 60 नंबर, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य है वह है कि कुछ कथन दिए गए हैं और उनमें से असत्य का हमारे को अलग करना है। रोड विजन 2025 में पहले 15 साल में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना है। राजस्थान में भारत के कुल रेल मार्गों का लगभग 8% है। NH8 राजस्थान का सबसे व्यस्तम और महत्वपूर्ण राजमार्ग है और NH14 और NH15 राजस्थान को गुजरात के कांडला बंदरगाह से जोड़ते हैं। तो इसमें असत्य कथन है वो हमारे को अलग करना है। तो इसमें विकल्प नंबर 2 है वो इसमें गलत हो जाएगा। राजस्थान भारत के कुल रेल मार्गों का 8% न होकर 11% है, तो 2 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। बाकी रोड विजन 2025 में पहले 15 साल में सभी गाँवों को सड़कों से जोड़ने की योजना बनाई गई। NH8 है वो राजस्थान का सबसे व्यस्तम और महत्वपूर्ण राजमार्ग है, ये राजस्थान की धमनी कहलाता है NH8। और NH14 और NH15 है वो राजस्थान को गुजरात के कांडला बंदरगाह से जोड़ते हैं। तो ये बाकी 3 है, 1, 3 और 4 हैं, ये विकल्प सही है अपने आप में। असत्य विकल्प नंबर 2 है तो वो इसका उत्तर हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से ये आपके 60 सवाल आए हैं। आप अपने जितने भी जो प्रश्न सही हैं वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें और आप ये बताएं कि आपके 60 में से कितने सवाल हैं वो सही हुए हैं। और नेक्स्ट एक नया वीडियो लेकर नए सब्जेक्ट के साथ में मैं आपके समक्ष बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।